शिक्षा के लिए, विद्यार्थी जीवन को उज्जवल बनाए रखने के लिए, हमारे जीवन को बहुत अच्छे से, बेहतर से और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी होने के लिए रात और दिन सतत प्रयास करने वाले डॉक्टर साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करते हैं। आपसे हम बहुत लंबे समय तक हम आपका मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। आज के सेशन में आपका जो अमूल्य मार्गदर्शन होगा वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं चाहूंगा कि इस सेशन का लाभ हम सब उठाएं और जो हमारे सम्माननीय अतिथि हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका जो इतने महत्वपूर्ण समय को निकाल करके आए हुए हैं, इतने दूर से आए हुए हैं, आने का मकसद पूरा हो, जिस उद्देश्य से वो आए हैं, जिस मानसिकता को लेकर आए हैं कि हम इतने दूर जा रहे हैं तो हमें कुछ देना है, तो उस जो मिल रहा है, वो जो मिल रहा है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, हमें उस काबिल अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अभी जैसे कंपटीशन की बात चल रही थी, सर ने बताया कितने लोग कंपटीशन फाइट करना चाहते। राजा ध्रुवे जी को आमंत्रित करता हूं कि आपका अमूल्य मार्गदर्शन आज के जो इस सेशन में हमें मिले, ऐसा निवेदन करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर ध्रुवे जी का। हेलो हेलो। सबसे पहले आणि प्रकृती शक्तीतून बळादेवतून नमन ज्ञातून आहे आणि बाबासाहेब त्यांना ते नमन ज्ञातून आहे आणि जितना भी माँ जो देव मतलब पेन शक्ति उड़न सेवा जोहर ज्ञातून आहे। ಈಗ मंच के तोड़ सभी सम्मानित अतिथि उड़ून मातृशक्ती आणि पितृशक्तीतून सेवा जोहर ज्ञातून आहे। क्योंकि अन आदिवासी समाज को गोंड को छवा आंदोलन तना कोण गोंडी वनकी वायता है आणि यहुनले अपन पढ़े लिखे मासी के अपन भाषा रीति नीति बिगड़े क्या तोड़त है। लेकिन हर कोई व्यक्ति कल वनका नोड़े, हर कोई व्यक्ति अपनी रीति नीति इसको लेके चलेगा तो हमारा जो शिक्षा है हमेशा जिंदा रहेगा। बहुत देर से क्या है, मैं डॉक्टर भी हूँ, बहुत अच्छी बातें हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड म्यूजिक, बहुत अच्छी बातें हैं हमारे। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय परते सर, और यहाँ पर जो ध्रुवे सर एंकरिंग कर रहे थे, और मरकान साहब, उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और ये मंडला में तीसरी बार मेरा आगमन हुआ है और मैं तीसरे बार में शिक्षा के लिए आया हूँ। बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं हमारे समाज के लिए नहीं, पूरे भारत देश के संपूर्ण समाज के लिए, जो राष्ट्र कल्याण के लिए, अगर मैं एक एक मिनट भी अगर मरते समय भी अगर ऊपर वाला बोलेगा कि लास्ट शिक्षा क्या है, तो मैं बोलूंगा कि एक बार मैं बच्चों को पढ़ा के आऊंगा। डॉक्टर तो हूँ लेकिन मास्टर भी हूँ। और मैं चाहता हूं जिस प्रकार जो हमारा जो समाज है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संगीत, और दूसरे शब्दों में बोलूं तो उसको ऐसा भी समझना, इन तीनों चीजों में तो पिछड़े है ही। उसका दूसरा अनुवाद भी बताता हूं, संविधान में लिखा है हमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय आज तक नहीं मिला। आजादी की 74 साल, 74 ईयर कंप्लीट हो गए, लेकिन आज तक नहीं मिला। वो चीजें हमको ये नहीं मिली, शिक्षा, स्वास्थ्य और म्यूजिक। ये बहुत बड़ी, क्या बोलना चाहिए कि एक ब्रह्मास्त्र है। देखिए, जितने जो बच्चे हैं, पहले मैं चाहूंगा, मेरे को बोलने में मजा तब आएगा जब मुझे सुनने वाला व्यक्ति अच्छा से सुनेगा, तभी बोलने में मजा आएगा। इसलिए जितने बच्चे हैं मोबाइल देख रहे हैं, थोड़ी देर बंद कर लें, क्योंकि डॉक्टर जरूर बार बार थोड़ी ना आएगा। एक बार अगर सुनोगी तो 10 बार आऊंगा, आपसे वादा करता हूं।
एक बार अच्छे से सुनोगे तो इस समाज के लिए मैं पूरे लास्ट दम तक, जिस प्रकार मैं बैतूल जिले में पूरे 24 घंटे वर्क करता हूं, आज देखिए आप लोग नींद लेके आए हैं, मैं रात भर जग के आया हूं, 1 मिनट भी नींद नहीं लिया है। समाज के लिए दर्द है कि मेरा समाज ऊपर जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी, जितने जो माता पिता हैं, जिनके बाल बच्चे यहाँ पर आए हैं और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आए बहुत बड़ी बात है। और जो इधर स्टूडेंट कम्स टूवर्ड बॉडी, इधर मतलब आपका जो ध्यान होना चाहिए। अभी हमारे प्रेरणा स्रोत मरकान साहब आपको बहुत अच्छी बातें बताए मरकान साहब ने। मैं मरकान साहब से भी बहुत प्रेरणा लेता हूं और एनर्जी मिलती उनसे। जब पहली मुलाकात मेरी जब उनसे रायसेन में हुई थी, तभी उन्होंने रायसेन के नन्हे नन्हे बच्चों को इतना अच्छा एनर्जेटिक और अपना अनुभव बांटा कि किस प्रकार हम एक छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं आज, अच्छे अच्छे IAS, IPS, अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन जब समाज की बात आती है ना, तो एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है। और ऐसे कुछ लोग विरले होते हैं जो समाज के लिए आते हैं, इनके लिए तालियां होना चाहिए। आज कौन बोलता है यार कि अपने समाज को, देखिए मेरी बातें बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। लास्ट वर्ड भी अगर बोलूंगा तो उसमें भी सस्पेंस रहेगा। बोलते ना कि जो बाहुबली का जो पहला मूवी आई थी कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, सेकंड पार्ट इसलिए चली क्योंकि सस्पेंस था कि बाहुबली तो उसका मामा था, फिर कटप्पा तो उसका मामा था, पर उसने बाहुबली को क्यों मारा। तो ये सस्पेंस लास्ट तक रहेगा। क्योंकि देखिए आज का जो युवा है यूनिडायरेक्शनल में नहीं है, उसकी एक दिशा नहीं है, वो मल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब अगर इसको मैं बोलूं कि उसे एक पैर में, मतलब एक नाव में पैर रखना चाहिए, लेकिन वो 2 में भी रख रहा है, 3 में भी रख रहा है, और अचानक अगर बाढ़ आती है ना तो उसके पैर कहीं नहीं होते, समझ मारे। तो इसीलिए अभी आपको सर ने बहुत अच्छी बात बताया, लक्ष्य और मंजिल में क्या अंतर है, लक्ष्य और मंजिल में क्या अंतर है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मंजिल, अगर अपन बात करते हैं तो इसको बोलते हैं विजन। विजन, दृष्टि, आप कितनी दूर की सोच रखते हो और उसको हासिल करने के लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिशन। मतलब बोलते ना, खुली मुट्ठी खाक की, बंद मुट्ठी लाख की, इसीलिए ये अंगूठा हमेशा अंदर होना चाहिए। बोलते हैं जब दमदार होगा मुट्ठी, बोलते ना कि हमारे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज अगर दमदार होगा तो हमारी सफलता भी सूरज जैसी होगी, चांद जैसे नहीं, सूरज जैसी होगी। जो कल्पना करेंगे लोग कि ये कैसे हुआ, तो उसके लिए हमें आज एक सही लक्ष्य का निर्धारण तो करना ही है। पर मैं चाहता हूं कि लक्ष्य भी ऐसा ही बनाए, हमारी योग्यता के हिसाब से लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। योग्यता का मतलब होता है, देखो थोड़ा सा मेरी बातें बुरी भी लगती है, हमारे बैतूल जिले के बहुत सारे बच्चे बोलते हैं राजा सर बहुत कड़वी बोलते हैं, तो मैं उनको पहले ही बोलते रहा हूं कि बीमार जब व्यक्ति होता है तो उसको करेला ही अच्छा लगता है, आलू भट्टे की सब्जी अच्छे नहीं लगती। तो करेला कड़वा जरूर होता है लेकिन फायदेमंद होता है। हमेशा अच्छी बातें हमको बुरी लगती है तुरंत के लिए, लेकिन वही बातें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसलिए जितने युवा शक्ति हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसी प्रकार मेहनत करें जिस प्रकार पार्वती माता ने भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या की थी। ऐसे अगर आप तपस्या करोगे तो भोलेनाथ क्या दुनिया के हर कोई नातू मिलेंगे। मतलब मैं सफलता की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उदाहरण का मास्टर हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे को कौन सी चीज कौन सी भाषा से समझ में आएगी, इसलिए मैंने अपनी भाषा से आपको सेवा जोहार किया हूँ। आज हमारा पढ़ा लिखा जो युवा है सेवा जोहार करने से डरता है, वो गुड मॉर्निंग सिखाता अपने बच्चों को, गुड नाइट सिखाता है, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं सिखाता। इसलिए आज हमारी संस्कृति पे उंगलियां उठ रही है। हर माँ बाप अपने बच्चे को इंग्लिश तो सिखाए, साथ में आपको अपनी भाषा बोली रीति रिवाज जरूर सिखाएं, क्योंकि हमारी पहचान धर्म से नहीं है, हमारी पहचान हमारे रीति रिवाज से है। हमारे रीति रिवाज है तो हमारे अधिकार मिलेंगे, संविधान के अधिकार जिंदा रहेंगे। इसलिए युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगा, आपका ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है।
कैरियर जैसा, स्टूडेंट लाइफ जैसा दूसरा समय नहीं आता। आप सोचोगे कि शादी करने के बाद हम डॉक्टरी कर लेंगे, मास्टरी कर लेंगे, नेतागिरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अब जैसे मैं भी वहां से आया हूं बैतूल से, तो अभी मैं भी स्वतंत्र हूं। अलते वहां रोन शेरनी मान वाले तो वींद वाला कसड़ते रस्सी से खींचती कि नहीं, का शेर नहीं रहती तो कहाँ जा रहा बालाघाट, मन लग जो कौन सा काम है, तुमने ठेका लिया क्या, बोलती कि नहीं। अभी मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए बच्चों को जगाने का काम कर रहा हूँ। तो इसलिए आपके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल पढ़ने की जिम्मेदारी, इसको बखूबी निभाइए। देखिए आज का युवा कैसे मेहनत कर रहा है। हमेशा मैं लोगों को भी बोलता हूं कई बार कि देखिए आज का युवा मेहनत जरूर कर रहा है। मैं स्टूडेंट को भी मार्गदर्शन दे रहा हूं, पेरेंट्स को भी मार्गदर्शन दे रहा हूं, और जो लोग पढ़े लिख के छोड़ दिए उनको भी मार्गदर्शन दे रहा हूं। आज का जो युवा है देखिए मेहनत कर रहा है, पर हमें मेहनत कैसे करना है इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर हाथ से मेहनत करता है, कोई भी व्यक्ति अगर हाथ से मेहनत करता है तो मजदूर कहलाता है। कोई भी व्यक्ति हाथ से मेहनत करता है तो मजदूर कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति हाथ और दिमाग से मेहनत करता है तो कारीगर कहलाता है। हाथ और दिमाग से मेहनत करेगा तो क्या कहलाएगा, कारीगर कहलाएगा। अगर हाथ, दिमाग और दिल से मेहनत करेगा तो कलाकार कहलाएगा। आपको तीनों में से कौन सा मेहनत करना है ये डिसाइड करना है। मेहनत हर कोई कर रहे हैं। देखिए 135 करोड़ जनता वाला अपना भारत देश, 1 अनार 100 बीमार, ये नारा भी गलत हो गया है। 1 अनार, अभी आपको पता होना चाहिए 5000 पुलिस की वैकेंसी है, और कल के न्यूज़पेपर में आया था 12,05,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। सिलेक्शन कितने लोगों का होना है, 4 लोगों का। तो कहने का मतलब यह है जो मेहनत करेगा वही उस 4000 में जगह बना पाएगा। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो बोलेंगे कि जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। देखिए हर चीजें हमारे जो समाज के जो युवा पीढ़ी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। देखिए आज हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल आगे हैं, एक दूसरे से जल रहा है, आपस में, दूसरे से नहीं, आपस में जल रहा है, उसमें भी आगे हैं, नाचने में भी आगे हैं। लेकिन बाबा साहब ने इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा है जयपाल मुंडा जी की हेल्प से, और इतना बड़े संविधान में अपने पूरे अधिकार लिखा है कि इसमें पढ़ने का अधिकार, नेता बनने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को संविधान के बारे में नहीं पता, दूसरे ग्रंथों के बारे में पूरी रामायण पता है उनको। इसीलिए जरूरत है आज हमारे संविधान को रखने की। संविधान अगर पता होगा तो यहाँ बोलते ना डॉक्टर गुरुज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये कोई भीख में नहीं मिला है। बाबा साहब जयपाल मुंडा सिंह और अपने जो बिरसा मुंडा और बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों ने संघर्ष करने के बाद लिखा है। तो आज का युवा पीढ़ी आजादी के 74 साल बाद होने के बाद भी फंडामेंटल राइट्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज हमारे समाज के बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं, पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? जब उच्च शिक्षा तक आपको चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर चीज फ्री दिया है, लेकिन हमारा समाज का बच्चा मजदूरी कर रहा है, होटलों में काम कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। लेकिन दूसरे समाज के बच्चों को देखो, वो IAS की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के बच्चों को पेन उठाने में दिक्कत हो रही है, कापी उठाने में दिक्कत हो रही है। अब तुम पढ़ोगे ही लिखोगे नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या? कहीं होगा? अरे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अरे डार्विन का सिद्धांत पढ़ना, लेमार्क का सिद्धांत पढ़ना। डार्विन और लेमार्क ने यही बोला कि कलयुग में वही व्यक्ति जिंदा रहेगा जो संघर्ष करेगा, और जो संघर्ष नहीं करेगा या तो खुद खत्म हो जाएगा या तो लोग दबा देंगे। इसी को बोलते कंपटीशन। जो ज्यादा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो सीधे रोड में आ जाएगा। इसीलिए आप अपना लक्ष्य जो है, देखो लक्ष्य में दीवानगी होना चाहिए। जिस प्रकार हम इश्क करते हैं पूरे एंजॉय के साथ, उसी प्रकार हमारे लक्ष्य को भी उसी तरह से लाड़ प्यार करना चाहिए। कोई भी चीज को हम दिल से चाहते हैं ना तो पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, और जिस चीज में शिद्दत से मेहनत करते हैं उसमें सफलता हमको 100% मिलती है। हमें आज प्रयास करना चाहिए कि देखिए सबसे बड़ी बात
कोई भी युवा पीढ़ी, कोई भी समाज का, आज अपन बात करते जब बच्चा छोटा रहता है तो बढ़िया डांस करके बताता है मम्मी पापा को, मोहल्ले के मतलब जो भाभियां रहती, काकियां रहती, दादियां रहती, उनको नाच करके बताता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो सामने छोड़ो, वो पीछे जगह बैठना स्टार्ट करता है। तो जाना आगे चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा पीछे जा रहा है। यही तो समस्या है कि हम जिस कल्पना कर रहे हैं, जिस चीज की कल्पना कर रहे हैं, उस एज में हम पीछे जा रहे हैं। आज का युवा किधर जा रहा है? रिवर्स हो रहा है। देखिए वहां बहुत अच्छे वर्ड लिखा है, स्वास्थ्य। पहले का जो है, हमारे दादा परदादाओं के जमाने में जब शादियां होती थी, सुनना बहुत अच्छी बातें हैं, शादियां होती थी तो लोग कोदो कुटकी से शादी कर लेते थे, गुलाब जामुन कुछ नहीं चलता था। आज भी वो टकाटक है, 85-100 साल पार हो चुके हैं, उनको कोई बीमारियां नहीं है। और आज की दुनिया में पता नहीं कौन कौन सा यूरिया खाद, डीएपी खाद वाला खाना खा रहे हैं। इसलिए लोगों का मतलब किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को पथरी हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पुराने लोगों को देखो, उंगलियों में पहाड़ नटता था, उंगलियों में। आज का युवा ग्रेजुएशन करने के बाद उसको 20 तक पढ़ा याद नहीं है। सही बोल रहा हूँ? कैलकुलेटर निकाल रहे हैं। आज पूरा दिमाग की मेमोरी खाली हो रहा है और मोबाइल की मेमोरी भर रहा है। सही, मेमोरी कार्ड भर जाता है कि नहीं? क्योंकि अपन उसका ज्यादा यूज करते हैं, दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं। और दिमाग का उपयोग अगर नहीं करोगे तो हम कोई काम के नहीं रहेंगे। मैंने अभी बताया था, डार्विन ने क्या बोला कि जो व्यक्ति इस दुनिया में रहेगा, मतलब इस दुनिया के लायक रहेगा, वही रहेगा, और जो उसके लायक नहीं रहेगा या तो लोग हटा देंगे या तो खुद हट जाएगा। इसीलिए युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टारगेट बनाओ। आज का युवा ऐसा देखो, किसी को डॉक्टर बनना है तो पता चले वो 8 सब्जेक्ट लेके सपना ले रहे, किसी कोचिंग में जाता है। हमको भी नीट की कोचिंग करना है तो 8 वाला तो कर ही नहीं सकता डॉक्टरी की तैयारी। वो डॉक्टर बन सकता है लेकिन डॉक्टरेट की डिग्री करेगा वो, मतलब एमएससी के बाद एमफिल करेगा, फिर पीएचडी करेगा, तब वो डॉक्टरेट की डिग्री, मतलब उसके नाम के सामने डॉक्टर लग सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम 10वीं के बाद अगर मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, या वकालत के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, या फिर अपन बात करते हैं और भी अन्य क्षेत्र, जैसे अपन बात करते हैं सीए जो कंप्यूटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो ऑडिट करने का काम करता है, इनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लेने की आवश्यकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, चुनाव एक शब्द है। चुनाव का मतलब होता है कि विधायक सांसद नहीं होता है। जिंदगी में हर चीज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। चुनाव अगर अच्छा होगा, किसका? बीच का, कैरियर का, तो सफलता भी उतनी अच्छी होगी। और गलत चीज का चुनाव होगा तो धरती में दबाव कभी तो नहीं उगने वाला। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी चीजों का चयन करो ताकि वो उग सके। और लोगों को बोलते ना कि आप एक पौधे हो। मैं आप पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पापा की एज हो गई 80 साल से ऊपर, सही, तो उसने पूरा अपना खर्चा पानी बचा के मैं उनके लिए पौधा हूं। तो उन्होंने मुझे क्या दिया? पानी दिया, खाना दिया, खाद दिया, सब कुछ दिया। उनको मालूम था कि इस पौधा को अपन अभी सींचो, खाद दो, निनाई खुनाई करो, तो हो सकता है कि हमको बुढ़ापे में ये पौधा पेड़ बनकर फल देगा और हमें सहयोग करेगा। तो आज की जो युवा पीढ़ी है ये पौधा है, पेड़ नहीं है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? अगर आपकी दिशा गलत हो जाएगी, बोलते ना कि जब पौधा बड़ा होता है तो साइड वाले मेड़ के साइड में चले जाता है ना, तो उसको दिक्कत आने लगती है, तो अपन फिर उसको काट देते हैं। काटते हैं कि नहीं पेड़ को? बताओ, ताकि वो सीधे जाए। सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए समय समय पे क्या होता है कि जो अपने गुरुजन होते हैं हमको डांटते हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या समस्या है? अपने माता पिता डांटते हैं कि नहीं? बताओ। लेकिन देखिए, मैं अभी वर्तमान समय पे ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूं कि हमारा भारत देश अब ज्यादातर क्या है, देखिए ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं और ज्यादातर अपने सोसाइटी के बच्चे भी होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए 21वीं सदी में, ये 2021 चल रहा है, 21वीं सदी में इस भारत देश में सबसे पहले आदिवासी लोग थे। तो पहले भी वो लोग वैसे ही थे, अभी भी वो वैसे ही है, और आगे तो मुझे पता नहीं कि यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये मेरा भविष्यवाणी कहता है, क्योंकि लोगों को अपने हक अधिकार ही नहीं पता। तो इसीलिए
मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अगर वास्तव में अपने समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक खूबसूरत लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। अगर आप अच्छे बनोगे, कुछ भी बनो, आपको जो भी क्षेत्र में आपको करियर बनाना है, अगर जिस भी क्षेत्र में आपको जाना है तो सबसे पहले अपने को करियर बना के उसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। आज देखिए हमारा जो युवा पीढ़ी है किधर भटक रहा है। वो आया स्वास्थ्य वाली बात है, स्वास्थ्य की मैं बात क्यों कर रहा था? स्वास्थ्य के पहले मैं बताया था कि हमारे दादा परदादा लोग कोदो कुटकी में शादी करते थे और आज भी उनको कोई बीमारियां नहीं है। लेकिन आज हमारा जो समाज है आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उसका कारण क्या है? आज का युवा पीढ़ी अपनों तो भाषा से तानी तो कल बोले तो दारू ने पूरा बेच दिया अपने समाज को। इसलिए आज हमारे समाज की दुर्दशा ये है। मैं इंता कि कोई पुनम तुम पूजे खाता लिंता ले अब इड़ुक ना फूल पूजे खाता लिंता ले पूजे क्या तो बोलते ना, पूछते हैं कि नहीं बोले, लेकिन लोगों ने कुछ ज्यादा ही पूछना स्टार्ट कर दिया। भगवान को थोड़ा सा दिया और पूरा इधर भर दिया। तो इसलिए अपने समाज के लोगों का रोज एक्सीडेंट हो रहा है। मैं डॉक्टर भी हूँ, इलाज भी करता हूँ, पहले डॉक्टर हूँ बाद में मास्टर हूँ। तो रोज दारू पी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा लोगे? तो भैया अच्छे रहो, वो जो दारू पी रहे फालतू चीजें ना अपने बाल बच्चों के लिए बचाओ ताकि वो अच्छी शिक्षा अर्जित करे। उनको कल में कहीं कोचिंग वोचिंग कराओगे तो पैसा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए एक हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करे, लेकिन सवाल ये है कि बच्चे को भी तो सोचना चाहिए कि बच्चा अपने मतलब किस फील्ड में जाना है, अपने माता पिता कैसे अपने को बढ़ा रहे हैं, तो इस पे अपने को चिंतन करने की आवश्यकता है। अच्छी बुक्स, अब बताओ कि देखो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, किस किस ने लक्ष्य हासिल बनाया होगा? बताओ कौन कौन से क्षेत्र में जाना चाहोगे? सिर्फ 2 लड़के लोगों ने हाथ, 3, अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो एक बात और उसको देख के खड़े करेंगे। क्या है यार, देखिए वो सामने वाले ने लक्ष्य बनाया ना, तो वो जितना भी पढ़ लेना तो परीक्षा में तुमको नहीं बताएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कोई बताएगा परीक्षा में किसी को? नहीं बताएगा। इसीलिए खुद के दम से खड़ा होना चाहिए। हमारे जो युवा पीढ़ी है भारत देश की, उसमें आज भी आत्मविश्वास नहीं है। जैसे देखो मैं कितना दुबला पतला हूँ, हो गए नहीं? तुम सोच रहे होंगे राजा सर होंगे ऐसे बापड़ जैसे दिख रहा है, ऐसा सोच रहे थे ना शुरू में। तो सोचने से कुछ नहीं होता, जब यहाँ दिमाग का खोपड़ी चलता है ना तो व्यक्ति विश्वास करता है। तो इसीलिए अपने दम से खड़ा करना है। परीक्षा देने जाओगे तो अपने पिताजी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आपको आपकी मेहनत, आपकी जो मेहनत है ना वही मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए भयंकर खतरनाक होने वाला है। अब ये सोशल मंच है, अब बहुत सारी चीजें मैं यहाँ बता नहीं सकता। जब बच्चे रहते, क्लासरूम रहती ना, तो तुम्हारा दिमाग के अंदर जितना जो कचरा है ना 10 मिनट में धोके बताता और 10 दिन के अंदर तुमको सुपरस्टार बना के बता देता। 10 दिन के अंदर मैं तुमको नंबर देके जाऊंगा, चिंता मत करो। मेरा जिसको पढ़ना है वो बराबर मुझे मैसेज करेंगे और एक दिन अलग से मैं तुमको जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग से तुम्हारे अलग से स्पेशली क्लास लूंगा। समझ में आ रहे कि नहीं? तो देखिए आप अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी बुकों का चयन करें। देखिए कोई भी आप पुलिस के फॉर्म किस किस ने भरे? दौड़ने कौन कौन जा रहे हैं? नहीं जा रहे। पढ़ाई कौन कौन कर रहे हैं? रोज पेपर पढ़ रहे हैं? कौन कौन से पेपर पढ़ रहे हैं? एक आध पेपर तो पढ़ना चाहिए। आजकल पीडीएफ का जमाना है, टेलीग्राम में बहुत सारे मतलब मिल जाएंगे वहां पे न्यूज़पेपर, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो आप अच्छा पढ़ाई करें और देखिए एकाग्र मन से पढ़ाई करना है, एकाग्र मन से। आज का युवा क्या है, ऐसा सोचता है। देखो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ 2 मिनट में, और स्पीच देके मुझे निकलना भी है तत्काल, थोड़ी सी इमरजेंसी है। तो देखिए मैं एक कहानी बताता हूँ कि आज का युवा है ना अपने आप को बुरा सुन सुन के फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो देखिए एक कहानी मैं बताता हूँ, एक बहुत पुरानी बात है। ये आपके बीच में एक क्या बोलना चाहिए, एक बहुत बड़ी नदी है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। तो एक अचानक कोई लड़का वहां पे नदी के किनारे में रेत होता है।
वो वहां खेलता है और चप्पल को साइड में रख देता है और उसको मालूम नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो अज्ञान है। लेकिन अचानक कोई दूसरे गांव में बारिश हुई होगी तो वो नदी से बहते बहते इधर आई होगी, तो उसके पूरे चप्पल, वो 2 चप्पल उठा के ले गए। लड़का बहुत रोया है, सुनना बहुत रोया है। पब्लिक आज की दुनिया कैसी है। वो नदी को दोष देने लग गया, चप्पल चोर नदी। कौन सी नदी? चप्पल चोर। और नदी के उस किनारे में एक मछुआरा था, वो मछली पकड़ रहा था। उसने वहां उस रेत में लिखा, वो लड़के ने क्या लिखा था? चप्पल चोर, रेत में। और उस मछुआरे ने क्या बोला? मुझे इस नदी से मतलब मेरा परिवार चलता है। तो उसने रेत में क्या लिखा? नदी मेरा पालनहार। क्या लिखा? नदी मेरा पालनहार। फिर थोड़े से आगे में एक बुजुर्ग टहल रहा था ऐसे लकड़ी से, तभी सर ने बहुत अच्छी बातें, क्योंकि देखिए मैं इतना अच्छा इसलिए बोल लेता हूँ, मेरे मुख से तारीफ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई भी वक्ता जब बोलता है तो मैं अच्छी बातें सुनता हूँ, हर वक्ता को सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ। सर ने बताया कि मोती कहाँ मिलते हैं, बोला था समुद्र में मिलते हैं, सीप जिसको बोलते हैं सीप, उनके अंदर। तो थोड़े से आगे में उस नदी में एक बुजुर्ग दादाजी जा रहे थे और उसने देखा कि सीप जिसके अंदर मोती। अब उसने क्या बोला? उसको मोती मिल गया तो ये नदी मेरी जीवन दायिनी है। उसने रेत में लिख दिया ये नदी जीवन दायिनी है। लड़के ने क्या लिखा? चप्पल चोर। वो मछली पकड़ने वाले ने क्या लिखा? पालनहार। अचानक फिर से बाढ़ आई तो उधर चप्पल चोर भी मिट गया, उधर पालनहार भी मिट गया और जीवन दायिनी भी मिट गया। तो दोस्तों मैं ये इसलिए कहना चाहूंगा कि इतने सारे लोग हैं, हम पूरे लोगों को सही साबित नहीं कर सकते हैं, अपने आप को हर किसी के सामने साबित नहीं कर सकते। कोई ना कोई गलती निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो देखो जीवन भी ऐसा ही है कि मतलब बुराइयों से भरा है, खुशी कभी गम। कोई बुराई करेंगे, कोई भलाई करेंगे, कोई तारीफ करेंगे, कोई बुराई करेंगे, लेकिन आपको इन सभी अवस्थाओं में अपने कॉन्फिडेंस पे अडिग रहना। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। दुनिया मुझे बेवकूफ बोले, अच्छा बोले, मेरा काम कर्म करना है और कर्म करूंगा या करूंगी तो ऊपर वाला मुझे सफलता या फल जरूर देगा। ऐसा आत्मविश्वास अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छी बुकों का चयन करें। देखिए जो मेडिकल के क्षेत्र में अगर कोई भविष्य बनाना चाहेंगे तो देखो हम भी एक शिक्षा संस्थान चलाते हैं। आगामी आपके इधर छिंदवाड़ा के भी बच्चे हैं, सिवनी के भी बच्चे हैं और छिंदवाड़ा का इस साल एक एमबीबीएस कर रहा दतिया मेडिकल कॉलेज से। उसका पापा, मैं इसकी कहानी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी कहानी बताना जरूरी है। आप ही के क्षेत्र का बालक हो, आहाके लिखता है, राजकुमार आहाके, नवोदय से पास आउट हुआ है, नवोदय छिंदवाड़ा। तो उसका पापा उसको बकरी चरा रहा और एक छिंदवाड़ा से मेरे साथ एक डॉक्टर एनडी सरियाम, हम दोनों ने सागर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। तो उन्होंने बताया कि एक लड़का है यार, बहुत गरीब है लेकिन आपको रिजल्ट देगा, लिख के रख लो स्टाम्प पेपर में, 1 भी रुपया मत लेना। बोल मेरे कोचिंग की फीस थी लगभग 60,000 एक साल की, नीट वालों की। इंदौर में कितनी है? 1.5 लाख। हमारे यहाँ कितनी? 60,000। तो उस बंदे ने बोला कि राजा भाई इस स्टूडेंट से 1 भी रुपया मत लेना, ये डॉक्टर बन के बताएगा। और आज डंके की चोट पे वो लड़के ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अगर उसके पापा की बात सुन लेता हूं तो आज बकरी चराता, तो आज डॉक्टर बना दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा
कि हम लोग मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं विगत 2015 से, और अभी तक हम लोगों ने 50-60 से ज्यादा लोगों को, अपने समाज ही नहीं दूसरे समाज के बच्चों को भी हम लोग डॉक्टरी क्षेत्र में भिजवाए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भिजवाया, और सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है कि एक आदिवासी समाज का बच्चा ये शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे कोई बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं, होनहार बच्चे, और जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो डॉक्टर ध्रुव उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो इस बंदे से संपर्क बनाए रखें ताकि हो सकता है आपके छोटे छोटे बच्चे भी हो। और ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, आप फालतू में लोगों को सर्च करते, सेलिब्रिटीज को यूट्यूब में, फेसबुक में फैलाएं, डॉक्टर राजा धुर्वे को सर्च करो, एक ही पोस्ट पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा असली कोहिनूर तो ये है, और हम फालतू आवासी कोहिनूर के पीछे भाग रहे हैं। आज तुम्हारे सामने तुम्हारा समाज का बंदा यहाँ पर स्पीच दे रहा है। पहले क्या होता था, कोई दूसरे लोग आके ज्ञान बांटते हैं। अब मैं हमारे पूरे बैतूल जिले में एक मिशन चला रहा हूँ। अब हम लोग सक्षम हो गए, हमारे समाज को कोई दूसरा ज्ञान नहीं बांटेगा, ज्ञान बांटेंगे तो केवल हम बांटेंगे, और ये आएगा पढ़ाई से आएगा। तो आप सभी युवा पीढ़ी से, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो, आप पढ़ोगे लिखोगे तो शेर जैसे दहाड़ोगी, और जब शेर और शेरनी जैसे दहाड़ता ना तो उसका मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं होता। तो ये आता है शिक्षा से। किसी महान व्यक्ति ने भी बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। मैंने तो पिया हूं और आपको भी पिलाऊंगा, अगर पीना चाहो तो तुम भी दहाड़ोगे। जब बहुत सारे लोग जब दहाड़ने वाले होंगे ना तो अपना समाज का स्तर कहां होगा। आज जरूरत है शिक्षा रूपी खाना खाने की, और हम उसी चीज को भूलते जा रहे हैं। तो कैसे, अगर भूलेंगे तो हमारे हक अधिकार मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। आज भी देखो, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा बेटियों को बढ़ाने का काम करता हूं। अगर हमारे कोचिंग संस्थान में अगर 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनमें से 900 बेटियां पढ़ती हैं हमारे कोचिंग में। बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। ये लोग बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं बोलता हूं बेटी को बचाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, उनको लीडर भी बनाऊंगा, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या भविष्य में सांसद बने, चाहे विधायक बने। डंके की चोट पे अच्छे लोगों का आना जरूरी है, तभी जाके हमारा समाज का विकास होगा। नहीं तो टाट पट्टी बिछाने वाले नेता लोग संसद में जाएंगे, समोसा बांटने वाले नेता लोग संसद में जाएंगे, झाड़ू लगाने वाले जाएंगे, तो ये अपने समाज की रीति नीति को बेच देंगे। वो खुद तो बिकेंगे और पूरे समाज का भी सौदा करके आ जाएंगे। आज यही हो रहा है अपने समाज में। इसीलिए पढ़ो, खूब लड़ो, अपने समाज के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए पढ़ो। पढ़ाई का मतलब होता है नौकरी करना नहीं होता है, हमारी पढ़ाई का मतलब स्वाभिमान।